हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सेल के व्यू टैब की। इससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं रिव्यू, डेटा, फॉर्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट और होम टैब की। टैब्स के ऊपर ये हमारी लास्ट वीडियो है। और अगर आपने इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और ये पुरानी वीडियोस नहीं देखी जो कि मैंने टैब्स के ऊपर बनाई है, तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ एक्सेल के कंप्लीट टैब्स की एक सीरीज़ का, जिससे आपने शुरू से देख के आना है और इन सभी टैब्स को एक एक करके समझ लेना है। ठीक है, तो आज हमारी लास्ट वीडियो है। इस लास्ट वीडियो में जो व्यू के अंदर ये फंक्शन या ऑप्शन आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कबुक व्यू के इस सेक्शन की, और इसमें हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नॉर्मल। देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी शीट होती है, एक्सेल शीट, वो इस तरह के व्यू में होती है और इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। ठीक है, और इस व्यू को अगर आपने चेंज करना है तो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे काम में आते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल व्यू आपका यही है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है और सिलेक्शन इस पे ही होगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे जो पेज ब्रेक व्यू है, ये हमारे किस काम में आता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी एक्सेल की शीट है और इस एक्सेल शीट में हमने डेटा जो है वो काफ़ी सारी रॉस और कॉलम में डाला होता है। और क्या है कि ये पेज ब्रेक व्यूज़ जो है, ये हमें ये बताता है कि हम जब इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो हमारा पेज नंबर किस तरह से डिस्प्ले होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद और पेज ब्रेक कर देता हूँ, तो पेज ब्रेक होने के बाद ये जो हमारा शीट है वो किस तरह से प्रिंट होगी वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, पहला पेज ये प्रिंट होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, उसके बाद नीचे तक ऐसे ही चलता जाएगा। और उसके बाद 21 नंबर पेज यहाँ पे प्रिंट होगा और उसके बाद 22, 23 इस तरह से, और यहाँ पर हमारा 41 पेज प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरह के व्यू में ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप इसे नीचे भी लेके चले जाएंगे तो कुछ इस तरह से ये नंबर्स वाइज जो है, पेज वाइज पेज ये डिवाइड रहेगा। तो ये बेसिकली पेज ब्रेक विद प्रीव्यू है। तो ये ऑप्शन तब काम में आता है जब आपने ये देखना है कि कितने पेज प्रिंट हो जाएंगे और उसी के साथ कौन सा पेज नंबर, कौन से पेज में कौन सा डेटा आएगा। ओके, अब दोस्तों पेज ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेज लेआउट की। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो मेरा एक्सेल शीट है वो बेसिकली अभी पेज बाय पेज के व्यू में आ चुका है। तो पेज लेआउट में बेसिकली मतलब ये है कि जो भी आपने पेज का साइज़ प्रिंटिंग के लिए सेट करके रखा होगा, जैसे अगर आप पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी के लिए यहाँ पे लेटर साइज़ प्रिंटिंग के लिए रखा है। और अगर आपने ये साइज़ प्रिंटिंग के लिए रखा है तो उस साइज़ में कितने कॉलम्स आ जाएंगे आपके डेटा के, वो यहाँ पर आपको पेज लेआउट व्यू में देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे साइज़ चेंज करता हूँ और पेज थोड़ा बड़ा लेता हूँ, जैसे A3 का जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो आप देखेंगे कि A3 जो है ये काफ़ी बड़ा होता है। ये कुछ 25 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। यहाँ पर आप रूलर में देख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पहले 4 कॉलम आ रही थी, अभी यहाँ पे टोटल 3 और कॉलम भी ऐड हो चुके हैं, टोटल 7 कॉलम आ रही हैं। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे साइज़ पिक किया होता है उसी का ये लेआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके A4 कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो 4 कॉलम आपके डेटा के वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद सेकंड में और थर्ड में कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर बाकी कॉलम इस डेटा में आएंगे। तो कुछ इस तरह से आपका जो डेटा है वो पेज लेआउट में व्यू होगा। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कस्टम व्यू। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी एक्सेल शीट है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ और कुछ डेटा है जो कि मैं मार्क करना चाहता हूँ और इसे मैं बाद में देखना चाहता हूँ। ठीक है, बट मैं फिर किसी दूसरी एक्सेल शीट में, जैसे कि इसमें या उसके आगे वाले किसी एक्सेल शीट में काम करना चाहता हूँ, बट मेरे को इसका हो सकता है कि बाद में याद भूल जाए कि मैंने कुछ डेटा मार्क करके भी रखा है। तो सपोज़ कीजिए कि इस शीट में मैंने इस डेटा को मार्क करना है, और मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर कस्टम व्यू में क्लिक करता हूँ। इसको पहले सिलेक्शन में ले आऊँगा। ठीक है, जैसे ये डेटा है और इसको मैंने सिलेक्शन में ले लिया, उसके बाद इसको मार्क करने के लिए कस्टम व्यू पे क्लिक किया, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दूंगा और एक नाम दे दूंगा इसको, जैसे मैं M1 दे देता हूँ मार्क करने के लिए। तो ये मार्किंग मेरी फर्स्ट है, ओके कर दिया। उसके बाद मैं किसी और डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट किया और
सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको भी मैंने मार्क करना है, मैंने बाद में इसको चेक करना है या किसी और को दिखाना है, तो ऐड पे क्लिक कर दूंगा, इसको मैं M2 नाम दे दूंगा, मार्क 2, ओके कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट शीट पर काम कर रहा हूँ, अगर किया है मैंने तो मैं फिर से वापस आऊँगा और यहाँ पर अगर मैंने जो मार्किंग की है उसको देखना चाहता हूँ तो कस्टम व्यू पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद ये मेरी दोनों मार्किंग है, शो पे क्लिक कर दूँगा। अगर मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं यहाँ पर अपनी शीट की टॉप पोजीशन पे हूँ, कस्टम व्यू पर मैं पहले वाले मार्क को देखना चाहता हूँ, शो पे क्लिक करूँगा, मैं नीचे खुद ब खुद पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैंने इस डेटा को मार्क करके रखा है। तो ये हमारा कस्टम व्यू का ऑप्शन है जो कि हमारे इस काम में आता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट शो सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें बेसिकली सबसे पहला ऑप्शन है रूलर का। ये बेसिकली अभी डिसेबल है बिकॉज हमारा जो ये शीट है ये अभी नॉर्मल व्यू में है। तो अगर मैं इसको पेज लेआउट व्यू में कर दूंगा तो ये रूलर का जो ऑप्शन है ये अभी इनेबल हो जाएगा। तो इसको इनेबल करने के बाद अभी इसको मैंने यहाँ पे टॉप में, और इसमें इसको मैं जब इनेबल कर दूंगा तो पहले तो मैं इसका लेआउट चेंज कर लेता हूँ, स्केलिंग इसकी मैं 100% कर देता हूँ। ओके, हाँ ये 100% इसकी स्केलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये स्केल का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको यहाँ पे तब मिलेगा जब आपने यहाँ पे रूलर के चेक बॉक्स पर क्लिक करके रखा होगा। ओके, अगर नहीं होगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप इसको यहाँ पे कुछ विड्थ एडजस्ट करना चाहते हैं कॉलम्स की तो आप कुछ इस तरह से स्केलर की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसकी विड्थ को कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक कॉलम यहाँ से इसकी तरफ आ चुका है। तो कुछ इस तरह से भी हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। ओके, तो ये रूलर हमारे कुछ इस तरह से काम में आता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं और एक खाली शीट लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हर एक शीट में आपको ये बॉक्स देखने को मिलते हैं और बॉक्स के चारों तरफ ये हल्का सा ब्लैक ब्राउन कलर का बॉर्डर भी देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली बॉर्डर नहीं है, ये बॉक्स के चारों तरफ जो लाइंस आप देख रहे हैं इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। किसी वजह से अगर आपको ये ग्रिड लाइंस नहीं मिले, कई बार क्या होता है कि आप एक्सेल नया नया सीख रहे होते हैं तो कुछ ऑप्शंस को आप गलती से डिसेबल कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर ग्रिड लाइंस पर टिक कर देता हूँ तो आपकी जो शीट है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो आपको अगर ऐसी कोई परेशानी फेस हो रही है तो आपने इस ग्रिड लाइंस के व्यू सेक्शन में व्यू टैब के इस ग्रिड लाइंस ऑप्शन पर अनटिक किया होगा तो ऐसा हो रहा है। अगर इस पर टिक कर दूंगा तो आपकी ग्रिड लाइंस जो है वापस आ जाएंगी। उसी तरह से दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स क्या होते हैं, देखिए ABCDEFG ये है आपके कॉलम हेडिंग्स और ये जो नंबर है ये बेसिकली आपके हैं रो हेडिंग। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आप देखेंगे ना तो आपको कॉलम हेडिंग दिखेंगे ना आपको रो हेडिंग दिखेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने यहाँ पे टिक कर देना। अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ पे आपने डिसेबल या इनेबल इनको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक या अनटिक करके कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जूम सेक्शन के इन तीनों ऑप्शंस की। तो सबसे पहले अगर बात करें जूम की तो बेसिकली हमारी जो शीट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% की व्यू में रहती है और इसको अगर आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो बेसिकली इसका शॉर्टकट की ही बेसिकली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखते हैं और माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसे आगे या पीछे की तरफ करते हैं तो जूम इन या जूम आउट होता है। तो जूम इन करने के लिए आपने माउस का स्क्रॉल व्हील आगे की तरफ करना है और जूम आउट करने के लिए माउस का की स्क्रॉल व्हील पीछे की तरफ करना है। तो कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है। तो ये बेसिक शॉर्टकट है इसका। ये बेसिकली आप जानते ही होंगे अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इसको आप यहाँ पे माइनस प्लस ये आप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जूम के ऑप्शन में आपको 200% जूमिंग मिलेगी, 70% मिलेगी, 75%, 50, 25, 50 सिलेक्शन, ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। आपने अगर यहाँ से क्लिक करके जूम इन या जूम आउट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी रेयरली होता है। बाकी अगर आपने अपने पेज को जूम आउट किया है, जूम इन किया है, जैसे अगर मैंने 220% किया है जूम इन, तो 100% पर वापस लेके आने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें तो 100% में आ जाएगा। बाकी इसको मैक्सिमम आप कुछ 400% तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक इसे जूम आउट कर सकते हैं। ओके, बाकी इसको मैं यहाँ पे 100% पर कर रहा हूँ। ओके, 100% पर आ जाएगा। और इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें जूम टू सिलेक्शन। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस
पूरी एरिया को सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से जूम इन हो जाएगा। ठीक है, सारा डेटा जो है ये कुछ इस तरह से जूम इन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं क्लिक सिलेक्शन लेके आता हूँ जूम इन सिलेक्शन पे, तो ये देखिए इतना ज़्यादा जूम इन हो चुका है। बाकी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर सकते हैं जूम सिलेक्शन का। ओके, अभी के लिए मैं नॉर्मल कर रहा हूँ उसको 100% पे। बाकी इसके नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है विंडो सेक्शन। तो विंडो सेक्शन में बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारी शीट है उसका एक इंस्टेंस कॉपी तैयार हो चुका है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सैम्पल एम्प्लॉय सैम्पल फाइल डेटा 1 है। अगर मैं फिर से इस पर न्यू विंडो पे क्लिक कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं, 1 2 3, और ये एक अलग से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये 3 विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली अगर हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं कंप्यूटर के साथ, एक स्क्रीन यहाँ पे लगी है, एक स्क्रीन यहाँ पे लगी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन तीनों को अलग अलग स्क्रीन में कुछ ड्रैग करके, इजीली ड्रैग करके, इनमें कोई भी चेंज अगर कर रहा हूँ, कोई डेटा में चेंज कर रहा हूँ, उस दूसरी स्क्रीन में भी दिखेगा, तीसरी स्क्रीन में भी दिखेगा। जितने मैं इंस्टेंस बनाऊँगा इस न्यू विंडो के साथ वो सभी जो है दिख जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अरेंज ऑल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमने विंडोज़ ओपन करके रखी हैं उसको अरेंज करके रखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी 4 विंडोज़ ओपन है, और अगर मैं इसको अरेंज पे क्लिक कर दूंगा, सबसे पहला ऑप्शन है टाइल्ड का, और इस पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी मेरी विंडोज़ हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। बाकी अगर मेरे पास कुछ अदर स्क्रीन्स लगी हुई हैं तो मैं जस्ट उनको यहाँ से ड्रैग करके बाकी दूसरी स्क्रीन में भी लेके जा सकता हूँ। ओके, तो ये काम में आता है हमारा अरेंज ऑल का। इसके अलावा अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल व्यू में देखना है तो हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से दिखेगा। बाकी अगर मैं इसको वर्टिकल में देखना चाहता हूँ तो वर्टिकल में कुछ इस तरह से व्यू में आएगी, साइड बाय साइड ये 3 विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाएंगी। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है इसका कैस्केडिंग, इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ये व्यू कर जाएंगी तीनों विंडोज़। ओके, सो अरेंज ऑल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन का। ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो लोग एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये डेटा है। अब ये जो डेटा है इसमें सपोज़ कीजिए कि मैंने लास्ट में कोई एंट्री करनी है, और एंट्री करते समय मैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडी, नेम वगैरह, डेजिग्नेशन, हर एक चीज़ जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो डालूंगा। बट मेरे को ये नहीं पता कि कौन से कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है। कुछ चीज़ों को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाऊँगा ऊपर, और चेक करूँगा कि इस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, इसमें कौन सी आएगी, इसमें कौन सी आएगी। तो कुछ इस तरह से मैं कंफ्यूज रहूँगा। बट इस हेडिंग को मैं एक जगह पर अगर फिक्स कर दूं और उसके बाद डेटा जो है मैं चेंज करना चाहूँ तो ईजिली हो जाएगा। बट ये फिक्स कैसे होगा? तो फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रीज पेन करूँगा और फ्रीज टॉप रो कर दूँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो मेरी फर्स्ट रो है ये फ्रीज हो चुकी है, और इसमें क्या होता है कि मैं कहीं पे भी डेटा कोई सा भी चेंज कर दूँ, जो मेरा फर्स्ट रो है ये कहीं पे नहीं जाएगा। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैं नीचे इंफॉर्मेशन डालूंगा वो ईजिली जो है वो आ जाएगी, मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या डालना है, इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है। तो कुछ इस तरह से इसको फ्रीज कर दूंगा तो फिर ये ऐसा होगा। ठीक है, तो डेटा एंट्री में ये काफ़ी काम में आता है। उसी तरह से अगर इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा, अनफ्रीज कर दूंगा तो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी ये। बट उसके साथ अगर मेरे को डेटा इंसर्ट करना है राइट साइड, यहाँ पे इंसर्ट करना है, और ये जो हमारी कॉलम है इसको मैं फ्रीज करना चाहता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, डेटा एंट्री जो है वो वर्टिकली भी की जाती है, मतलब कॉलम वाइज भी की जाती है। तो कॉलम अगर हमने फ्रीज करना है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है, तो यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट रो। तो ये मैं फर्स्ट रो मैंने अभी फ्रीज कर दी, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो मैं फर्स्ट रो के वाइज यहाँ पे डेटा इस साइड में इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट रो है ये अभी कहीं पे हिल नहीं रही, फ्रीज हो चुकी है। तो रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अनफ्रीज कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट का। तो बेसिकली ये डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, और कई बार क्या होता है कि मैं डेटा में चेंजेस वगैरह करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऊपर चेंज कर दिया, और उसी के साथ मैं
उसी टाइम पर नीचे भी चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर बार बार स्क्रॉलिंग अगर ना करनी पड़े तो मैं अगर शीट को स्प्लिट कर दूँ तो ये काम मेरा इजी हो जाएगा। मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये जो शीट है ये अभी स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ पे स्क्रॉलिंग करता हूँ तो ये शीट यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है और ऊपर मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। मैं डेटा यहाँ पे भी चेंज करना चाहता हूँ तो इजीली मेरा डेटा ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी अगर मैं इस शीट के नीचे डेटा में कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहता हूँ तो एक ही टाइम पर मैं एक टाइम पर एक शीट में डेटा जो है वो दोनों तरफ से चेंज कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से डेटा जो है इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपने इस शीट को स्प्लिट कर देना है। उसके बाद फिर अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो जो मेरी शीट है वो अनस्प्लिट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ओके, उसके बाद अगर शीट को हाइड करना है तो मैं जस्ट इस पर हाइड पे क्लिक करूँगा और अगर हाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए अनहाइड पे क्लिक करूँगा तो जो शीट मैंने हाइड की है वो यहाँ पर शो होगी और ओके प्रेस करूँगा, ये फिर से वापस आ जाएगी। ओके, इसके बाद दोस्तों एक चीज़ है कि मैंने जो न्यू विंडो में मेरे से रह चुकी है एक्सप्लेन करनी, जैसे देखिए कि मैं स्पेल्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं चेंज वगैरह कर सकता हूँ अपने डेटा में। टॉप में भी चेंज करता हूँ, सेंटर में भी कर सकता हूँ, बॉटम में भी कर सकता हूँ। तो जिस लोकेशन पे चाहूँ मैं एक साथ डेटा में चेंज कर सकता हूँ। न्यू विंडो जितनी भी मैंने ली है, जैसे अरेंज ऑल कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे मैं वर्टिकली कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अरेंज ऑल में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर मैं डेटा में चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैंने डेटा में सेंटर में चेंज करना है, यहाँ पर मैंने टॉप में चेंज करना है और यहाँ पर मैंने बॉटम में चेंज करना है, तो ये काम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी ईजिली इस तरह से हो जाता है और चेंजेस जो है वो तीनों शीट में एक साथ एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर मैं कुछ यहाँ पे चेंज कर दूंगा, इसमें भी इफेक्ट आएगा और इसमें भी इफेक्ट आएगा, मतलब दोनों जो हैं वो तीनों शीट्स जो हैं अभी के लिए इंटरलिंक है। कोई भी चेंज करूँगा इन तीनों में अप्लाई हो जाएगा एक साथ। तो कुछ इस तरह से भी काम हो सकता है हमारा, तो इसलिए हम जो है ये न्यू विंडो का यूज़ करते हैं, ये भी एक ज़रूरत होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसको अरेंज जो है साइड बाय साइड जैसे मैंने किया था, मैंने दो अभी बाकी ना मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अभी दो ही विंडो रहने दूँगा। यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, अरेंज ऑल में मैं वर्टिकली कर दूंगा। ठीक है, ये अभी अरेंज साइड बाय साइड हो चुके हैं, हाँ वर्टिकली हो चुका है। अभी देखिए मैं अगर स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉलिंग जो है हमारी वो सिंक्रोनाइज है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सिंक्रोनाइज नहीं, अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी स्क्रॉलिंग दोनों में एक साथ हो रही है। तो ये स्क्रॉलिंग जो है ये सिंक्रोनाइज अगर हमने करनी है एक साथ तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ पे टॉप में ले जाता हूँ और फिर से इसको इस पर क्लिक करूँगा फिर से, हाँ, तो ये स्क्रॉलिंग जो है ये दोनों में इकट्ठी हो रही है, दोनों शीट्स में। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, दोनों की स्क्रॉलिंग एक साथ होगी। अगर आप यहाँ पे अनटिक करेंगे तो स्क्रॉलिंग जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएगी कुछ इस तरह से। ओके, तो ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग होती है। उसके बाद रीसेट विंडो पोजीशन कर दूंगा तो रीसेट हो जाएगी विंडो पोजीशन, जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। ओके, इसके बाद दोस्तों स्विच विंडोज़ में जितनी भी आपकी शीट्स ओपन थी उसमें अगर आपने, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस शीट में स्विच करना है, ओके करूँगा, इसमें स्विच हो जाऊँगा। बाकी मैं नेक्स्ट इस पर क्लिक करूँगा थर्ड पे तो थर्ड पे चला जाऊँगा। तो इस तरह से मैं इनमें स्विच कर सकता हूँ, जितनी भी मेरी विंडोज़ ओपन रहेंगी उसमें क्लिक कर सकता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है मैक्रोज का, और ये व्यू टैब में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम स्टेप्स रिकॉर्ड करते हैं। एक्सेल में हम कोई भी काम करते हैं उसमें कई सारे छोटे छोटे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट लिखा है, अब इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड किया है, उसके बाद इस पर कोई फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया है, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है, तो कुछ स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर मेरे को इस काम को बार बार करना है तो मैं इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा और जस्ट एक क्लिक से ही वो सारा काम यहाँ पे आ जाएगा। मेरे को बार बार जो है उन स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम मैक्रोज का यूज़ करते हैं। तो मैक्रोज का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मैक्रो का विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसमें बेसिकली कोई मैक्रो रिकॉर्ड नहीं है, सो कोई मैक्रो यहाँ पर आ नहीं रहा।
बट यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली मैं यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमें मैक्रो का नाम देना पड़ेगा। तो मैं अभी इस एग्जांपल को इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा ना बिल तैयार करूँगा, उससे आप समझ जाएंगे। तो मैं बिल नाम का एक मैक्रो यहाँ पे तैयार करता हूँ और उसके लिए मेरे को एक शॉर्टकट की जो कि अपनी मर्ज़ी से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसकी हेल्प से ही मैक्रो को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट की देनी है यहाँ पर मैक्रो के लिए। तो मैं यहाँ पर Ctrl+M यहाँ पर लिख दूँगा, Ctrl+Shift+M। ओके, तो मेरा मैक्रो तब चलेगा जब मैं Ctrl+Shift+M प्रेस करूँगा। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से अगर ड्रॉप डाउन में आऊँगा तो बेसिकली अभी मैक्रो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं मैक्रो अभी बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं एक बिल बनाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर सीरीज नंबर। ओके, इसके बाद आइटम नेम्स, क्वांटिटी, प्राइस, लास्ट में अमाउंट। ठीक है, इसके बाद ये हमारी आइटम नंबर है A, B, C, D और E। इसके बाद क्वांटिटी में हम यहाँ पे डाल देंगे और प्राइस हम ठीक है। उसके बाद अमाउंट का टोटल करने के लिए इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद प्राइस। अब ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इन सभी पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसके बैकग्राउंड में ये कलर दे दिया और बाकी ये इनके नीचे कोई और कलर दे देता हूँ जैसे ये कलर दे दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स को मैंने फॉलो किया जो कि जिससे मैंने इस फॉर्मेट को रेडी किया है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों मैंने इसका मैक्रो बेसिकली रिकॉर्ड कर लिया है। जितने भी मैंने स्टेप्स लगाए हैं इस बिल को, इस छोटे से बिल को बनाने के लिए, वो सभी मैंने रिकॉर्ड कर लिए यहाँ पर मैक्रोज में। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा तो अभी के लिए मेरा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। Ctrl+N करते सर ही मेरे पास एक नई वर्कबुक आ जाती है। तो मैं यहाँ पर अगर Ctrl Shift और M प्रेस करता हूँ तो जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा न्यू वर्कबुक में। जब भी मैं चाहूँ, जहाँ पे भी चाहूँ, मैं उस मैक्रो का यूज़ कर सकता हूँ। Ctrl Shift प्लस, तो मेरा मैक्रो जो है वो यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से नई शीट जहाँ पे भी चाहूँगा मैं उस मैक्रो का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये काफ़ी काम में आता है जब हम कुछ एक्सेल में ऐसा काम करते हैं जो कि हम बार बार करते हैं, बट बार बार करने में हम उन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ऐसा ना हो तो एक बार उनका मैक्रो रिकॉर्ड कर लें और बाद में उस मैक्रो को जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारे मैक्रो का व्यू टैब में। तो आशा करता हूँ कि व्यू टैब में जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शन थे वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।